तो 600 BC में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसको भी मैं क्लियर कर देता हूँ इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे स्लाइड में कि 42वें BPSC में पूछा गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक महान, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, कनिष्क में से किसने पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। और किस राजा ने पाटलिपुत्र को बसाया था, तो अजातशत्रु ने बसाया था। एक बढ़िया क्वेश्चन ये भी है, सर्वप्रथम पाटलिपुत्र को राजधानी के रूप में चयन किया था, उदय ने सबसे पहले चयन किया था। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं। नेक्स्ट है कि प्रारंभिक वैदिक काल में दौरान इस शहर को प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता है। तो राजगिरी जो था वो प्राचीन मगध साम्राज्य का राजधानी था, कई बार पूछा है। मैं स्लाइड थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ, ये 42वें BPSC में पूछा है था 600 BC में। उसके बाद देखिए विश्व का पहला गणतंत्र स्थापित करने वाला लिच्छवी गणराज्य था। आप ध्यान रखेंगे 600 BC में ही विश्व का प्रथम गणराज्य वैशाली व्यवस्था में थी। उसके बाद मैं थोड़ा सा इसको स्लाइड को ऊपर करता हूँ। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है अंगुत्तर निकाय में भगवती सूत्र में। अब महाजनपदों का उदय, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले अंग है। अंग की राजधानी चंपा थी और ये वर्तमान में भागलपुर में। अवंती जो कि उज्जैनी राजधानी थी महिषमती, और ये मध्य प्रदेश में है। फिर सुरसेन मथुरा में राजधानी इसकी थी, ये ब्रजमंडल उत्तर प्रदेश में। फिर काशी की राजधानी वाराणसी थी, या वाराणसी के आसपास के क्षेत्र जितने भी हैं यूपी में। कौशल आप देख रहे हैं, ये श्रावस्ती थी, अयोध्या मंडल। उसके बाद देख रहे हैं कुरु का इंद्रप्रस्थ था, आधुनिक दिल्ली, मेरठ, हरियाणा के कुछ क्षेत्र थे। कम्बोज देख रहे हैं, कम्बोज हाटक राजपुर हजारा जिला में। जम्मू कश्मीर का कुछ क्षेत्र और पाकिस्तान का कुछ क्षेत्र POK शामिल है इसमें। उसके बाद में 7वां 8वां और 9वां में ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी देख लीजिए। नवा चेदी जो है और सुक्तिमती बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश में है। इसे जानने के लिए भी जान लीजिए। अस्मक जो है गोदावरी नदी के तट पे दक्षिण भारत का एक मात्र है, कई बार पूछता है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम दिखाते हैं। 9 जनपद हो गया, उसके बाद 5 और 7 और जनपद महाजनपद है। चलिए नेक्स्ट है पंचाल। दक्षिण पंचाल बरेली फर्रुखाबाद के क्षेत्र में है। भज्जी जो है वैशाली में है, दरभंगा आदि के क्षेत्रों में। और तंदीपिला के मिथिला क्षेत्र का, नेपाल का मिथिला क्षेत्र इसमें शामिल है। वत्स का कौशाम्बी ये इलाहाबाद का क्षेत्र है। मगध का गिरिब्रज, पटना, नालंदा, बिहार ये क्षेत्र इसमें शामिल है। उसके बाद मत्स्य देख रहे हैं विराटनगर, ये राजधानी थी उसकी। जयपुर, अलवर, कोटपुतली, बहरौल, भरतपुर राजस्थान के आसपास का क्षेत्र को बोला जाता था। उसके बाद फिर नेक्स्ट आप देखिए मल इसकी राजधानी पावा कुशीनगर थी। ये कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर और नेपाल के कुछ बॉर्डर एरिया शामिल थे। और गांधार जो है तक्षशिला में पाकिस्तान के क्षेत्र में पाया जाता है। तब पाकिस्तान के पूर्वी क्षेत्र, अफगानिस्तान के पूर्वी क्षेत्र, पाकिस्तान का पश्चिमी और अफगानिस्तान का पूर्वी, ध्यान रखेंगे इसको। यहाँ देखिए क्वेश्चन बनाया CDPO 2018 से। CDPO में पूछा था कि अंग जनपद की राजधानी चंपा थी। अजातशत्रु किस वंश से था, तो हर्यक वंश से था। नंद वंश के पश्चात मगध वंश पर किसका शासन था, तो मौर्य वंश का शासन था। उसके बाद देखिए मगध के शासक बिंबिसार का चिकित्सक था, तो बिंबिसार का चिकित्सक जीवक था। मगध का राजा जो सिकंदर के समकालीन था, तो ये घनानंद था। मौर्यों के अंतर्गत भौतिक संस्कृति के प्रसार में सहायता करते, व्यापारी, बौद्ध, साधु, प्रशासक इत्यादि इनके सहायता करते थे। नेक्स्ट टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे मौर्य साम्राज्य। चलिए तो मौर्य साम्राज्य में स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन देख रहे होंगे, भारत में पहले विशाल साम्राज्य की स्थापना किस शासक द्वारा की गई थी, तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई थी। ये 66 BPSC में जो एग्जाम हुआ था उसे पूछा गया था। नेक्स्ट है जिसने ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है, तो वह है विशाखदत्त। किस ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य को बढ़िया से बताया गया है, तो विशाखदत्त में। सेंड्रोकोटस चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने की थी, कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस था, ये विलियम जॉर्ज ने किया था। नेक्स्ट आप देख रहे हैं कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस पहलू पर राजनीतिक प्रकाश डाला गया है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में जो प्रकाश डाला गया है वो राजनीतिक नीतियाँ आदि के बारे में डाला गया है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिखाते हैं। देखिए पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः किससे बना हुआ था। पाटलिपुत्र में जो चंद्रगुप्त का महल था वो लकड़ी का बना हुआ था। यहाँ एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मौर्य राजा जिसने दक्कन की चढ़ाई की थी चंद्रगुप्त मौर्य था। 46 BPSC में पूछा गया है। अभिलेख जिससे प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत पर भी था, तो ये रुद्रा दमन का जूना अभिलेख जो शिलालेख मिला था उसमें ऐसा प्रतीत हुआ था कि जो चंद्रगुप्त का प्रभाव था वो पश्चिमी भारत पर भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, वह क्षेत्र जो अशोक के साम्राज्य में शामिल नहीं था, तो श्रीलंका जो था अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। चलिए अब आपको दिखा देते हैं प्रशासनिक समिति उसके कार्य। तो आप देख रहे हैं कि समिति प्रथम इसमें जो कार्य था उद्योग एवं शिल्प कार्य का निरीक्षण, द्वितीय में विदेशियों का देख रेख,
तृतीय में जन्म मरण का विवरण, चतुर्थ में है व्यापार एवं वाणिज्य की देखभाल, पंचम में निर्मित वस्तुओं के विक्रय का निरीक्षण, षष्ठम में बिक्री कर रसूल। आपको कुछ इंपॉर्टेंट अर्थशास्त्र में कुछ वर्णित तीर्थ और अध्यक्ष, ये भी कभी कभी पूछ देता है, उसको भी देख लेंगे। पुरोहित जो धर्म और दान का प्रधान था, युवराज राजपुत्र को बोलते थे, सेनापति सैन्य विभाग का प्रधान था, समाहर्ता राजकीय करों का संग्रह करता था, सन्निधाता राजकीय कोष का अध्यक्ष, लक्षणाध्यक्ष जो मुद्रा जारी करता था, आकराध्यक्ष जो खानों का अध्यक्ष था, प्रदेष्ठा ये फौजदारी वाले जो कमिश्नर होते हैं वो थे, वाणिज्याध्यक्ष जो थे वो वाणिज्य विभाग के अध्यक्ष थे, सीताध्यक्ष राजकीय कृषि विभाग का अध्यक्ष, व्यवहारिक धर्मस्थीय दीवानी न्यायालय का न्यायाधीश, कर्मांतकीय उद्योग एवं वाणिज्य का अध्यक्ष, दंडपाल जो था वो पुलिस अधिकारी, और विविधता अध्यक्ष जो चारागाह प्रमुख था। थोड़ा सा और जूम इन कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखेगा। अंतपाल जो था वो सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक था, सुनाध्यक्ष जो बूचड़खानों का प्रमुख था, और गणिकाध्यक्ष जो था वेश्याओं का प्रमुख था। इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा था कि अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में स्थापित हुई थी, तो अशोक के शासनकाल में पाटलिपुत्र में स्थापित हुई थी बौद्ध सभा। अशोक के अधिकांश शिलालेख जो थे वो प्राकृत भाषा में थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह महाजनपद जो वर्तमान में भारत का हिस्सा नहीं है, तो गांधार जो है वो भारत का हिस्सा नहीं है। थोड़ा इसको जूम कर देता हूँ, आपको स्लाइड अच्छे से दिखेगी। अशोक के नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य पर विश्वास किसने किया, तो रोमिला थापर ने रिसर्च किया था कि अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। नेक्स्ट है कि महावंश के अनुसार बिंबिसार इस आयु में सिंहासन बैठा था। बिंबिसार 15 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा था। चलिए अब मौर्यकालीन जो सैन्य प्रशासन समितियां हैं इसको भी देख लेते हैं। तो प्रथम समिति में जल सेना, दूसरी समिति में रसद सामग्री से संबंधित, तृतीय में पैदल सेना, चतुर्थ में घोड़ा सेना की देखरेख, पंचम में गज सेना, और षष्ठ में रथ सेना का प्रबंधन था। तो ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखेंगे। चलिए इनमें नेक्स्ट स्लाइड को ले चलता हूँ। अब सुदर्शन झील के निर्माण और जीर्णोद्धार, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। चंद्रगुप्त मौर्य अधिकारी इसके पुष्पगुप्त थे, शासक उस टाइम रुद्रदमन था, अधिकारी सुशाक था, सेम ऐसे ही अशोक का तुषास्प, स्कंदगुप्त का शरणदत्त तथा उसका पुत्र चक्रपाली, ये शासक हैं, इनके अधिकारी हैं, ये शासक हैं, इनके अधिकारी हैं। इनके शासनकाल में सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार किया गया था। तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है चंद्रगुप्त मौर्य वाला, तो आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने डिकोड किया, ये पूछता है। जेम्स प्रिंसेप जो थे, सबसे पहले उन्होंने ब्राह्मी लिपि को पढ़ा था। प्राचीन भारत में लिपि दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि तो दाहिने से बाईं की ओर लिखी जाती थी। अपने सिरे लिखा में अशोक को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता था, ये प्रियदर्शी के नाम से अशोक को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट दिखाते हैं। केवल वह लघु शिलालेख जिसने अशोक ने स्वयं को मगध का राजा बताया, तो ये भाब्रू यानी कि बैराट शिलालेख में अशोक ने खुद को राजा बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, तो अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग विजय का वर्णन मिलता है। अशोक के धम्म का मूल संदेश शांति, अहिंसा, धार्मिक सहनशीलता था। मेघास्थनीज कौन किसका दूत था, तो सेल्यूकस निकेटर का दूत था। ये पूछा गया कई बार, ध्यान रखेंगे। तो थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। चलिए मौर्य साम्राज्य के 7 वर्गों में विभाजन का विशेष रूप से उल्लेख तो मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में ही किया गया था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणी में बांटा था, 7 श्रेणी में बांटा था। वह स्रोत जिससे पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन है, तो इंडिका में ही पाटलिपुत्र के बारे में विस्तृत वर्णन है। और मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है इंडिका, ये भी पूछा था 56वीं और 59वीं बीपीएससी में, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा मैं इसको अशोक द्वारा धर्म के प्रचार के लिए भेजे गए प्रचारों को भी हाईलाइट कर देता हूँ। इसमें आप देख रहे हैं कि सोन एवं उत्तरा क्षेत्र बर्मा का था, महेंद्र संमित्रा को श्रीलंका के लिए, मनझांती को कश्मीर और गंधार के लिए, और महारक्षित को यवन राज्य के लिए प्रचार के लिए अशोक ने भेजा था। अब मैं इसको जूम कर देता हूँ। मौर्यकाल के शिक्षा में सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र, तो तक्षशिला जो था वो मौर्य केंद्र में सर्वाधिक प्रसिद्ध था, ये बात आप ध्यान रखेंगे। अंतिम मौर्य सम्राट जो था वो बृहद्रथ था, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। चलिए थोड़ी स्लाइड और है, उसको भी देख लेते हैं। यहाँ देखिए, पुष्पमित्र, शुंग, मिनांडर, भीम, कटविशेष, गौतमपुर, सातकर्णी इत्यादि इसने किसने सर्वप्रथम वैमानिक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था, तो भीम कटविशेष जो थे उन्होंने किया था, ये ध्यान रखेंगे। इस ऑप्शन के अनुसार था। शुंग वंश के बाद जिस वंश ने भारत पर राज्य किया तो कर्ण वंश था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए प्रमुख पुराण और उनसे संबंधित इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप देख लीजिए। विष्णु पुराण मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण आंध्र
सातवाहन एवं शुंग वंश है, वायुपुराण जो है वो गुप्त वंश है। इसके बाद आप देखिए कला की गंधार शैली फली फूली, तो कुषाणों के समय कला की गंधार शैली फली फूली थी। राजा खारवेल का नाम किसे जुड़ा था? तो हाथी गुम्फा भी लेके लेख में राजा खारवेल का नाम जुड़ा था। नेक्स्ट देख लीजिए, दशरथ वीरदर्थ खारवेल हवीश राजाओं ने जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था, तो इसमें खारवेल का झुकाव जैन धर्म के प्रति ज़्यादा था। ये देखिए कलिंग नरेश खारवेल का सम्मान था, तो महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से इनका सम्मान था। अब आप नेक्स्ट देख रहे हैं यहाँ पे गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग, तो ये मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊँगा।